बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, पहले तो हमें बात करनी है कोरोना पर, लेकिन हम एक पहले बलूचिस्तान पे बात कर लेते हैं। जी, बलूचिस्तान की पसमानदगी जो है अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही है। हमारे साथ हैं सूबाई वज़ीर इत्तलात बुशरा रिंद साहिबा टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी बुशरीन साहबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो इस लिहाज से कि भाई हमारा जो मीडिया है एक हमारी फैमिली होती है, और आप अब वज़ीर इत्तलात बन गई हैं वहाँ की बलूचिस्तान की, तो हम खुशामदीद कहते हैं अपनी फैमिली में। तो फरमाइए कि बलूचिस्तान की जो पसमानदगी है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, सियासी रहनुमा मसाइल हल करने में क्यों नाकाम है? जी जी थैंक यू भाई। सबसे पहले तो मैं कोरोना से ही पसमानदगी की बात शुरू करूंगी। जी इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे अच्छा स्ट्रेटजी प्लान पीएम बलूचिस्तान का था, जिसकी वजह से इस वक्त सबसे कम कोरोना केसेस आपको बलूचिस्तान में मिलेंगे। माशाल्लाह। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हम बिल्कुल फेल नहीं हुए। हम बलूचिस्तान की पसमानदगी को जरूर एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि रजे के लिहाज से बलूचिस्तान सबसे बड़ा सूबा है और वसाइल जाहिर बात है उस हिसाब से बहुत कम है और नामहदूद है, बहुत महदूद है। अब उस पर जो है जिस तरह सीएम साहब जो है हमारे पिछले 2.5 साल से अपनी जद्दोजहद उन्होंने टीम के साथ जारी रखी है, जिसमें आपको बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएंगे। और जिसमें सबसे पहले कैंसर हॉस्पिटल जो क्वेटा में बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा कदम है, जहाँ पर हॉस्पिटल की ये हालत थी कि एक इंजेक्शन आपको दस्तयाब नहीं था, और अब वहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल बन रहे हैं और कोरोना के लिए बाकायदा पूरे पूरे हॉस्पिटल बना दिए गए हैं, और जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज वहाँ पर हर पेशेंट को अवेलेबल है। यहाँ तक कि मैं एज अ सूबाई वजीर वहाँ पर दाखिल थी 20 दिन, और उन्हीं आम पब्लिक में मेरा भी इलाज हुआ। इसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो पंजगुर में हमने इंडस्ट्री फॉर डाटा प्रोसेसिंग प्लांट लगाया, जो हमारे पास पंजगुर में बेहतरीन किस्म की खजूरें हैं, वो पूरी दुनिया में अब पहुंच सकती है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि एयरपोर्ट जो गवादर का बन रहा है, जो 2022 में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, वो एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट होगा। इसी तरह 200 बेडेड मकरान का हमारा जो है मेडिकल टीचिंग हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर तरबियत दी जाएगी हमारे डॉक्टर्स को। इसके साथ ही हमारे यूनिवर्सिटी फॉर तुर्बत फेज 2 भी बन गया है। हमारी कुशाब टू आवरान रोड जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड थी, उसका सेक्शन ऑफ एम वो भी तैयारी की आखिरी मराहिल की तरफ है। इसी तरह मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे कोयटा टू कराची की जो रोड है, जिसे खूनी रोड का नाम दिया है, जहां सबसे ज्यादा वाकयात हादसा पेश आते हैं, तो वो फेडरल पीएसडीपी से निकाल दी गई थी, जिसके ऊपर हमारे सीएम जाम कमाल साहब ने एहतजाजन उस मीटिंग से वॉकआउट किया और एहतजाज किया कि बलूचिस्तान की इस अहम शारा को वापस पीएसडीपी में शामिल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस कोशिश पर इसको वापस पीएसडीपी में शामिल किया गया है, और हम कोशिश ये करते हैं कि बलूचिस्तान की आवाज़ फेडरल तक पहुंचाए। हम तो कोलेक्शन में जरूर है पीटीआई के, और पीटीआई के नुमाइंदों को हमने बहुत अच्छी तरह अकोमोडेट भी किया हुआ है सूबे में, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम बलूचिस्तान को कामयाब सूबा बनाना चाहते हैं और उसी बुलंदी पे ले जाना चाहते हैं जहां पर बाकी 3 सूबे स्टैंड करते हैं, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होगी कि आपको सबसे ज्यादा तवज्जो बलूचिस्तान को देनी होगी, उसकी महरूमियां दूर करने के लिए। और वो इसी तरह हो सकेगा कि जब आप हमें हर लिहाज से हमारे हकूक में हिस्सा शेयर देंगे। अब जैसा आपने देखा है कि हमारा सेंसक प्रोजेक्ट बलूचिस्तान से है, आपका रेटोडेक है वो बलूचिस्तान से है, आपका सीटेक है वो बलूचिस्तान से है, तो जब ये तमाम चीजें बलूचिस्तान से, आपकी सुई गैस है वो बलूचिस्तान से है, तो फिर शेयर नहीं, और चागई भी तो बलूचिस्तान में है। सॉरी, चागई भी तो बलूचिस्तान में है, जी बिल्कुल, चाबी भी। तो मैं ये जिसने आपका सर बुलंद कर दिया सारी दुनिया में। बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, आई एग्री। अब जब हम इस सारी चीजों में हम नंबर 1 है, तो क्यों नहीं कि हमारी डेवलपमेंट में भी हम उसी मकाम पे खड़े हो जहाँ पर ये तीनों सूबे खड़े हैं। अब आपको मैं एक वाकया सुनाऊं कि जब इलेक्शन से 2-4 दिन पहले
मस्तूम के करीब बलूचिस्तान में दरिंगड़ में 250 लोग शहीद होते हैं और वहां पर मरियम नवाज साहिबा जो है वो लैंड करती हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, तो उनकी जनाब वीडियो बनाई जा रही है कि जूते इतने लाख के, कपड़े इतने लाख के, पर्स इतने का है। तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है सूबे के साथ कि सूबे में, बलूचिस्तान सूबे के साथ इतना बड़ा वाकया हो गया, आप उसे हाईलाइट करके पूरे मुल्क को नहीं दिखा रहे। और एक जो मोहतरमा वहां से आई है जो इंतहाई करप्ट पॉलिटिशियन में जिनकी फहरिस्त में नाम है, उनके वालिद का दुनिया के नंबर 1 करप्ट पॉलिटिशियंस में नाम है, उनको हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। तो बलूचिस्तान को देखिए डेवलप करने के लिए ये सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट का हाथ नहीं होना चाहिए। देखिए बहन, आपका मसला यह है कि अब बुशरा साहबा आप वज़ीर इत्तलात हैं, एक काम तो आप ये करें, मेरी राय जो है, क्योंकि मैं बहुत सीनियर हूँ, मैं भी वज़ीर रह चुका हूँ 2 दफ़ा, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि सारे पाकिस्तान के जो बड़े बड़े एंकर हैं उनको आप वज़ीर आला साहब से कहकर, जाम कमाल साहब को हमारा सलाम कहें, वो हमें जानते होंगे, उनसे कहें और सारों सबको यहाँ बुलाएं। और अगर वो नहीं आते हैं तो जो भी हों तो सबको बुलाएं, जो भी एडिटर्स हैं जो उनको बुलाएं और वहाँ पर उनको सबको दिखाएं। आप एक हाल में उनकी तकरीर दिखाएं, अपना सारी जो तरक्कियाँ, जो बातें आपने मुझे बताई हैं तो बड़ी मशहूर किन हैं और मुतासर किन हैं जो कि आपने बताई हैं बातें हैं। तो मैं तो ख़ुद क्योंकि बलूचिस्तान का बड़ा मद्दा हूँ और बहुत ज़्यादा उनकी तरक्की का ख्वाह हूँ, और मैं अब ये भी प्रोग्राम रखता हूँ कि मैं बलूचिस्तान आऊँ तो यहाँ तुर्बत यूनिवर्सिटी में आपके यहाँ पर एक बड़ा सेमिनार भी करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी उसमें आपकी शमूलियत हो, एज ए चीफ गेस्ट ही आपकी जाम कमाल साहब की चीफ गेस्ट की तरफ शमूलियत हो, तो हम ईद के बाद इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, अब बात जो करने की है वो ये है कि हम एक तो गवादर रिपोर्ट आपकी, अल्लाह का शुक्र है, और फिर आपकी एक यूनिवर्सिटी बननी है आपको, आपके पास यहाँ पर जो आपको जो कायद-ए-आज़म की राहगीर थी आखिरी, यहाँ एक यूनिवर्सिटी बननी है। दूसरी बात ये है कि आपका जो तो ये गुजरगाह है सीपैक का, सबसे बड़ी जो तरक्की जो है वो आपके हिस्से में आ रही है इंशाल्लाह। गवादर में रिसेंटली मैच हुआ था, आपने गवादर का स्टेडियम देखा होगा जो सीएम साहब की काविशों से बनाया गया और उसको एक तरह का एक्सप्लोर किया गया कि देखिए जी यहाँ पे भी कितनी ब्यूटी मौजूद है। और मेरीन ड्राइव की जो रोड बनाई गई है वो कहीं से दुबई से किसी भी लिहाज से कम नहीं है माशाल्लाह। सनसेट सेट जो व्यू है हमारा देखने वाला, तो और इसी तरह हमारे जो तो हम ये तजवीज़ पेश करें आइंदा कि जो भी क्रिकेट मैच हो अब गवादर में होना चाहिए। अगले साल का जो है अगले साल का PSL गवादर में होना चाहिए, कहीं और नहीं जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसी तरह टूरिज्म में हम लोग जो है काम करें ताकि लोग आके बलूचिस्तान की ब्यूटी को देखें। हमारी साहिली पट्टी है जो कुंड मलीर से लेकर गवादर तक 770 किलोमीटर की है, उसको हम लोगों ने डेवलप करना काफी 2-2.5 साल से शुरू कर दिया है। तो हम चाहते हैं पूरे पाकिस्तान के लोग आए और देखें कि उनके अपने मुल्क में। अच्छा जी, अब ठीक हो गया ये बात, अब ये बात तो हो गई, ये तो हम बिल्कुल, हम तो आपके साथ खड़े हैं, मुकम्मल तौर पर आपके साथ खड़े हैं। दूसरी बात ये है, हम आएंगे, हमारी टीम भी आएगी, हम तो आते रहते हैं आपके यहाँ पर, वो हमारे जहाँ भी कोई शहीद भी होता है तब भी हम आते हैं, हमारी टीम आती है। सच टीवी वाइट टीवी है जो कि अपने जो फौजी हों या पुलिस के शहीद हों उनकी जो है वो प्रोग्राम चलाता है। दूसरी बात आप ये हम बताना चाहते हैं कि ये PDM का जो मसला है जिन्होंने खड़ा कर रखा है, इस पर आप कुछ तबसरा करना पसंद फरमाएंगे? ये किस्म की ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं हो रही है? अब मैं तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि PDM जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और वो अब कोई मुकाबले के काबिल ही नहीं रहा, उसकी कमर पूरी तरह टूट चुकी है। और जिस तरह की मैं कहती हूँ उन्होंने टफ टाइम देने की कोशिश की पाकिस्तान के लोगों को, मैं ये नहीं कहूँगी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, लोगों को, उनको गुमराह किया, उन्हें जो है गलत राहों पे ले जाने की कोशिश की। ये तमाम वो पार्टियां थी जो माजी में इक़्तिदार के मज़े भी लूट चुकी हैं और आपस में एक दूसरे की अच्छी तरह किरदार कुशी भी कर चुके हैं, लेकिन आज अपने जाती मफाद और एक क्लिप मौजूद है हमारे पास उनका, एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात है हम चला देंगे एक दिन। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आज आप किस तरह से, मुझे समझ नहीं आता कि आप अवाम के सामने आकर जब ये झूठ का पुलंदा खोलते हैं तो आप ये सोचते नहीं कि ये सब कुछ अवाम ने पिछले सालों में देख चुका है, और आप किस तरह, आप किस मुंह से ये सारी चीजें आप उनको दिखा रहे हैं और सच्चे बन रहे हैं। तो सच्चे बनने के लिए ये कोई तरीका नहीं है कि आपने पिछले 15-20 साल से मुल्क को लूटा और 2.5 साल में आप नहीं 30 साल लूटा है, 30 साल लूटा है इन्होंने। जी बिल्कुल। और आप फिर अब कह रहे हैं कि हम मुल्क की तकदीर बदलना चाहते हैं, तो
तो 2.5 साल में हमने ऐसा क्या खराबी कर ली जो आप तकदीर बदलकर उसको ठीक करेंगे? ठीक है जनाब बुशरा रिन साहबा, गॉड ब्लेस यू। हम आपको एक तो खुशामदीद कहते हैं अपने ख़ानदान में, जो कि हमारा मीडिया का ख़ानदान है। दूसरा ये कि आपकी जो गुफ्तगू है इंतहाई शानदार और मुतासिर कुन है, हम उसकी वो आपको खराज तहसीन पेश करते हैं और तवक्को रखते हैं कि जल्द हम आपसे ईद के बाद में आके मिलें और फिर वहाँ पर हम बड़ा एक सेमिनार भी करना चाहते हैं, आपके साथ प्रोग्राम भी करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू पे बात करेंगे। जी जी नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मेरे साहब ये कोरोना वाले मामले पे आ जाएं। भाई कोरोना का जो केसेस मामला बढ़ है, रहे हैं। हमारे इमरान खान साहब मुतासिर हो गए हैं। अब ताज्जुब की बात तो ये है कि मोदी साहब तक ने भी उनसे इज़हार खैरियत, हमदर्दी खैरियत, जी, किया इज़हार है, कहा हमदर्दी। उनको दो नेक तमन्ना का इज़हार किया है। जी, बड़ी जी। बात है भाई, मोदी साहब भी जो है वो छेले बन गए हैं नहीं इमरान साहब के। मोदी साहब तो एक उनके जो इससे बड़े बड़े मुखालफिन है ना उनके, उन्होंने भी उनके लिए इज़हार हमदर्दी किया है। इमरान खान बहरहाल एक सेलिब्रिटी तो है ना भाई। भाई हम भी इज़हार करते हैं, हम जी, कहते जी, हैं अल्लाह बिल्कुल। ताला यानी किसी को भी इस वबाई मर्द में न डाले। और इसमें इलाही आमीन। जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का अगर हम नाम लेना शुरू करें, जुल्फी बुखारी, सेनेटर फैसल जावेद और MQM के लोग जो हैं वो सब मिले पूरे हैं, मुल्क कोयती में। वज़ीर जी, ख़ारजा जी, जी। और फिर MQM का फाद अमीन लक और कमर नवीद, फैसल सब्ज़वारी, फ़रोग नसीम और वगैरह सबका नाम, और फिर वज़ीर मवासलात मुराद सईद और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सब मुलाकात की हैं। मोदी साहब ने सबका टेस्ट होगा, कोरोना टेस्ट। वो वैसे जो है सबसे पहले मुराद सही साहब का होना चाहिए और फिर वज़ीर इत्तलात का होना चाहिए। भाई क्योंकि आपको क्या मुझे खास प्रकाश है? नहीं कुर्बत की बात कर रहा हूँ। हाँ वज़ीर इत्तलात ज़्यादा कुर्बत है। हाँ, मुराद सही से ज़्यादा, और फिर वज़ीर इत्तलात जुल्फी बुखारी भी, इनका पहले होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये जैन साहब अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म जो है सेहतियाब होकर अपने पाकिस्तान की खिदमत करे। इलाही आमीन। ये जो ताजिर और सनतकार दुकानदार, ये हाँ, एहतियाती ताजिर तदाबीर- सनतकार दुकानदारों को ये जो SOPs हैं, ये आपको हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमने एक बात कही थी आपसे कि जो कोरोना का जो पहला अटैक हुआ था वो ज़्यादा ख़तरनाक इटली में हुआ था, क्योंकि वो CPEC का टर्मिनेशन पॉइंट था। और उस वक्त हमने ये प्रिडिक्शन की थी कि आखिरी जो हमला होगा वो पाकिस्तान पे होगा। ये मैं 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, इन्हीं दिनों के अंदर। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये अटैक जो आ रहा है, आपकी तीसरी लहर जो आई है, ये बहुत ख़तरनाक है। इससे आपको इससे गाफिल नहीं रहना चाहिए और इसकी SOP पर आप बहुत सख्ती से अमल करें। अगर हुकूमत ने आपको 10 बजे बंद किया है तो आप इसे वक्ती तौर पर कबूल कर लें, फिर बाद में आवाज़ उठाते रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आप रमज़ान वाला मामला आएगा तो उस वक्त हम देखेंगे कि हम आपके हक़ में आवाज़ उठाएंगे। लेकिन पंजाब में तो 6 बजे का वक्त है, वो ज़्यादा पंजाब में 6 बजे तक, कराची का तो फिर भी देखो ना मार्जिन बहुत बड़ा है। तो आप ये है कि फ़िलहाल आप यही कर लें कि अभी कोरोना ज़िंदगी रही तो फिर कारोबार भी हो जाएगा, ज़िंदगी नहीं तो फिर पंजाब कैसे के होगा? ताजिर ज़्यादा परेशान है। हैं? वो कह रहे हैं कि 6 बजे का टाइम मुनासिब नहीं है। हाँ, क्योंकि पंजाब लोग के तो देर उनके से- लिए हम क्या दुआ हम जी। कहते हैं कि भाई उनको भी 10 क्यों ये क्यों ऐसा हो। लेकिन पंजाब में हमला भी बहुत ज़्यादा हुआ है। और एक और बात भी है, कबड्डी का फैसलाबाद में आज मुकाबला हो रहा था। बताइए अब ताजिर कहते हैं कि कबड्डी में कोरोना नहीं है, दुकान में कोरोना है। बताइए, अब ये ये सब बात भी चीज़ें, सही है। ये गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें सेट करनी चाहिए। जी तो चलिए जी, बहरहाल- अब बात ये है कि जैन साहब आप देखिए, अब मई में अफ़गानिस्तान पे हम बात कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान में अगर ये जो तालिबान ने धमकी दी है अमेरिका को कि अगर आप मई तक नहीं निकले तो उसको आप संगीन नताइज का आपको सामना करना पड़ेगा। और इसमें रूसी दारुल हुकूमत मास्को में जो तालिबान के तर्जुमान है सुहैल शाहीन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को अमन माहदे की पासदारी के लिए ख़बरदार करते हुए ये इत्तला दी है कि अगर अफ़गानिस्तान में रवां बरस बेकुम मई तक गैर मुल्की अफवाज का इनखला मुकम्मल नहीं हुआ तो अमेरिका उसके संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। तर्जुमान तालिबान ने मज़ीद कहा कि उम्मीद है कि नई अमेरिकी सदर माहदे से इनराफ नहीं करेंगे और अफ़गान से अपने नेटो अफवाज को मुकर्रर तारीख से वापस बुला लेंगे।
लेकिन अब ये जो एक तो बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये बात गलत है कि वहाँ पर कोई 5,000 फ़ौजी रह गई, ये गलत बात है। वहाँ पर इस वक्त 36,000 फ़ौजी हैं अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जी। और वो हाइड कर रहे हैं, जो छुपा रहे हैं कि हमारे पास हम सब 5,000 रह गए हैं। तो गलत खबर है। तो हमें ये नहीं लगता है कि ये लोग खूनी लोग हैं जैन साहब। ये जिस तरह से आप देखिए कि कल ये जो गया है, आया है ये जो लॉयड जो है आस्टन जी। अमेरिका का, उसने आकर वही बातें की हैं उसके ऊपर। हालांकि उसके ऊपर वो वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, वज़ारत ख़ारजा की, सेनेट के चेयरमैन की तरफ से वो उनके ऊपर पाबंदी थी कि भाई आप इनके ऊपर ये बात पर ख़बरदार करें कि ये डेमोक्रेसी रियल कर रहे हैं, ये लोगों को हमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, कश्मीर में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, मजहबी आज़ादी भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तो अपनी बातें की हैं कि भाई हम लोगों का आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, हमारा बड़ा, हम लोग बड़े ममालिक हैं और बड़ा हमें जो है अपना मुश्तरका दुश्मन की बात के जुमले इस्तेमाल किए हैं। तो ये तो बात उस पर जा रहे हैं। जो बाइडन जो है बिल्कुल अमेरिका के जो बाइडन ने ऑलमोस्ट जो है जो अमेरिका की जो बालादस्ती है उसको बरकरार बहाल करने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। उसके लिए उन्होंने क्वाड को इस्तेमाल किया है, और क्वाड को जो इस्तेमाल किया है तो क्वाड जो है वो का इजलास हुआ है। अब ये जो है जाकर दूसरा जो इजलास में जो है एनवायरनमेंट पे तो ग्लासगो में हो रहा है, फिर इसके बाद में जो ये क्वाड का जो इजलास जो होगा वो रूबरू होगा दिसंबर के अंदर। जी। तो ये जो बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन इनको दे रहे हैं इंडिया को, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तबाहकुन है। उसका हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चीन से मदद लेनी पड़ेगी। और चीन का जो क्वांटम का जो उनका सेटेलाइट है, उससे हमें उनके जो स्पाइनेज है उसको हमें रोकना होगा, और उसके जो अहदाफ हैं इंडिया के वो उसको रोकने होंगे। क्योंकि जो दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़रीदार है और जो कन्वेंशनल वारफेयर के जो ख़रीद रहा है वो इंडिया ख़रीद रहा है। और इंडिया ने जो वो चाहता ही है कि किसी जगह पर कब्ज़ा कर ले। वो जो है उसका जो था कोल्ड स्टॉक डॉक्ट्रिन, उस पर अभी तक वो कायम है। और जो है प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव जो है उनका PSI जो है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो उसमें भी अगर हम देखें तो वो अगर उस पर काम कर रहे हैं तो फिर ये जो सारी चीज़ें ख़रीद रहे हैं और अमेरिका उनकी मदद कर रहा है, तो फिर इसका मामला ये है कि वो मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। और 2021 जो है बहुत खूनी साल माना जा रहा है। सब ये बरतानिया वो क्या हुआ, ये अपने एटमी हथियारों को मजीद बेहतर करना? बात यह है कि इनके हथियार जो हैं इनको दोबारा से अपनी एम्पायर बनवानी है, क्या करना है? नहीं है, इनके जो हैं वो पुराने हैं जी। और उनके जो पुराने ये हथियार हैं इनके, तो इनके पास 4 आबदोज़ें हैं, जिसमें से एक आबदोज़ हमेशा उसमें रहती है। तो वो अब समुद्र में रहती है ताकि कोई अगर इन पर हमला करे तो वो स्ट्राइक बैक करे। अब उस आबदोज़ को भी बदल रहे हैं जिसकी बहुत भारी कीमत है, और 30 बिलियन स्टर्लिंग पाउंड का ये खर्चा अखराजात हैं। फिर उनके पास जो मिज़ाइल है वो उस मिज़ाइल को जिससे वो दागते हैं, तो वो सारे अमेरिका भी ये कर रहा है। अमेरिका भी तो अपने पुराने जो इनका जो सारा सिस्टम है अमेरिका का, वो V90 V47 के पर है, W70% पर के निज़ाम पर है, जो अब वो V97 पे जाना चाहते हैं। तो उसको जदीद पे जाना चाहते हैं, क्योंकि अब जदीदियत का हवाला देखा जाए तो मुमकिन है, एन मुमकिन है, मैं नहीं कहता ये कि ये दुरुस्त हो, लेकिन एन मुमकिन है कि पाकिस्तान के पास जो एटमी हथियार हैं, जो एटमी टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका से ज़्यादा जदीद हो। जी। तो अब अमेरिका को ये फ़िक्र लाक हो गई है कि जब से रूस ने और चीन ने जो जदीद टेक्नोलॉजी हासिल की है, तो वो अमेरिका भी वो बदल रहा है और चीन भी वो ये बरतानिया भी बदल रहा है। तो इस लिहाज से इनको अखराजात बहुत बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। इनको ये ख़तरा है कि रशिया इनके पर हावी हो गया है इनके पर, तो वो उसके लिए वो ये कर रहे हैं। जी, अब आप चलें आगे। तो नहीं, अब इस पे थोड़ा सा तालिबान वाले मामले पे कर लें। तालिबान में अब मसला ये है कि अशरफ गनी की हुकूमत को हटाना पड़ेगा इनको, और इनको एक जो तय था मसला इनका कि भाई एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी या पूरी हुकूमत आएगी, वो बनानी पड़ेगी। और वो अभी इनके पास यही महीना है, क्योंकि फिर तालिबान जो है बड़ी जंग लड़ते हैं। जब रमज़ान आता है तो उसमें बड़ी जंग लड़ते हैं ये लोग। रमज़ान में तो ये अपने आप शहीद होना चाहते हैं,
अच्छा, तो वो अगर ये इन्होंने नहीं किया तो ये रमज़ान में ही शुरू हो जाएंगे, अपने मई का इंतज़ार नहीं करेंगे। चलिए इस पर मजीद बात करेंगे, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जी नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, इसको वाइंड अप करें अगर। जी, मैं समझता ये हूँ कि जो गैर मुल्की अफवाज का निकलना, अगर फौरी तौर पर निकलेंगे तो खाना जंगी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तालिबान इस काफ़ी अभी देखिए उनके बड़े हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं, उनके बहुत सारे नुकसान तो कर रहे पहले हैं से ना। मजबूत हुए हैं और तैयारी भी अच्छी की हुई है उनकी उन्होंने। तैयारी अच्छी की और उनको अमरीका रशिया से और ईरान से बहुत अच्छा असला जहाज मिल गए हैं। जी, तो वो अब फिर अमरीका पाकिस्तान की तरफ देख रहा है कि साहब आप हमारे मेहरबानी करें। तो पाकिस्तान को अभी मेहरबानी इनके साथ में नहीं करनी चाहिए, जो भी नहीं करनी करेंगे, चाहिए तो करें FATF पे आप हाँ करें। FATF को कह दें कि सौदेबाजी ये है कि बिल्कुल। FATF को निकालें और IMF को कर दें हमारे हाँ ख़त्म। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अच्छा मेरे साहब आ जाएं, ये अच्छा एक बात कर लें ज़रा, ये अभी तब्दीली सरकार के कारनामे कुछ हैं ऐसे, लेकिन उससे पहले ये जो कराची में बाद में अभी बात सीधे अभी तब्दीली सरकार पे ही आ जाएं। जी, एक तो ये 5 रुपये 65 रुपये फी यूनिट जो बिजली को बढ़ा रहे हैं, तो 5 भाई रुपये आप क्या 65 करें, पैसे। जी, क्या करना चाहते हो आप, ये हमें तबाह बर्बाद करना चाहते हो। एक तो ये बात है जो कि आपके जब ये बढ़ेगी तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, जो इन्फ्लेशन जो आप समझिए 100 रुपये जो होंगे वो एक 10 रुपये बन जाएगा। आप जो आप जो जुल्म कर रहे हैं वो इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। अब सर्कुलर डेब्ट जो है वो उसकी जो है डेब्ट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और आपने अब उसको भी आज़ादी दे दी है, स्टेट बैंक को भी आप आज़ादी दे रहे हैं। तो अब मेरी समझ में नहीं आता है कि आप किस तरह से ये मुल्क को चला सकेंगे, और ये मुल्क को तो आप बेच रहे हैं क्या या गिरवे रख रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट का क्या होगा। जो बात ये कही गई थी कि जो 84 का फिगर ये था कि अगर ये जब आ जाएगा तो ये इनके बस से बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये सूद देते हुए भी अगर देते रहेंगे भी तो भी वो 84 बिलियन डॉलर को मीट नहीं कर सकेंगे। जो आपकी रकम है असल में, वो रकम अगर आपकी अदा नहीं हुई, वो तो रकम अदा नहीं होगी, लेकिन आपका सारा जो कुछ भी आपकी जो कमाई है या आप जो हम पर वोट डालेंगे, वो सारा का सारा जो है वो चला जाएगा सूद के अंदर। जी, और बाकी आपके पास क्या बचेगा, उन्हें असल कर्जा वहीं कमे रहेगा। अच्छा, और जो पैसे कुछ आपके पास हैं तो वो आप गंदम की इंपोर्ट पे खर्च कर दे रहे हैं, चीनी की इंपोर्ट पे खर्च कर दे रहे हैं। बैड गवर्नेंस है वो। अच्छा गंदम अच्छा, जो दूसरी बात ये नहीं है जैन साहब, ये अकेली बात नहीं है कि बिजली और गैस की भी है कि वो 150 अरब रुपए का इजाफी बोर्ड डाल रहे हैं। जी, वो सुई और अदरन और सदरन के गैस में जो किया है 90% तक महंगी करने की सिफारिश कर दी है। अब ओगरा के मुताबिक सुई सदन की कीमत में 109 रुपये 78 पैसे फ़ी MMBtu इजाफे करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि नर्ख जो है इस वक्त जो है वो 78 रुपये 59 पैसे से बढ़ाकर 888 37 पैसे तक मुकर्रर का फैसला नहीं किया, सिफारिश की ओगरा ने। तो ये उनको मतलब इनको अब ये जो तरीका है उसको बताया होगा IMF वालों ने कि भाई उन्होंने कहा कि 50 करोड़ की किस्त चाहिए आपको, तो ये सब काम आपको करने हैं। हाँ, तो 50 करोड़ की किस्त ज़ाहिर है मना तो नहीं कर सकते ना, और चाहिए। किस्त भी लेंगे, वो किस्त लेंगे और वो भी कर्जे में जाएगी। आपका कर्जा तो अदा नहीं हो रहा इससे भी। कर्जा तो मिर्जा साहब जब होता है जब आपकी कमाई हो, उस कमाई में से आप पैसे दें, कर्ज उतारें। कमाई कहाँ, यहाँ तो आप वो क्या कर रहे हैं कि जहाँ कमाई का आता है वहाँ पर देखें ना, उनको ना गैस दे रहे हैं ना बिजली दे रहे हैं, तो वो बेचारे कमा के कहाँ दे दें। वो सनतकार अलग परेशान है। हाँ। अच्छा, बड़ी वाह हो रही थी कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है टेक्सटाइल की, फिर वो नीचे आ गई, क्योंकि जब आप अभी बात ये चल रहा है कि अब जून 2023 में अगर 6 रुपये के बिजली बढ़ाने का मंसूबा है तो फिर तो क्या बनेगा, आपका बहुत बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा मेरे साहब, लेकिन ये तो अब मसला ये है कि अब क्या करें। अभी जो सर पे बुहरान है ना, वो है गंदम का। गंदम का भी बुहरान आ गया। देखिए अच्छा, पाकिस्तान में कभी कोई इस हुकूमत में आने के बाद में इसकी बदइंतज़ामी की वजह से, इसकी नाअहली की वजह से, इसकी नातजुर्बेकारी की वजह से आपकी कपास की गंदम कम हुई है, कपास की फसल आपकी कम हुई है, आपकी गंदम की फसल कम हुई है, आपकी हर चीज़ कम हो गई है।
और आप मोहताज हो गए हैं। आप लगता ये है कि आपके पास जो आपको जिन्होंने जो टीका लगाना था वो लगा दिया है। मेरे साहब एक बात बताऊँ, ऐसे बेबरकती बहुत है। अगर आप इस हुकूमत के शुरू दिन से अब तक का हिसाब लगा लें, हर चीज़ कम होती जाए। गैस का आपने गर्मी में कभी आपने गैस की शॉर्टेज सुनी थी? गैस सर्दियों में मैंने सुनी, गर्मियों में नहीं सुनी भाई हमारे पास। अभी तक घरों में गैस रात को बंद कर दी जाती है। रात 10 बजे 11 बजे से 10 बजे से बंद होती है, फिर सुबह आती है। उसको देते हैं ना कि इलेक्ट्रिक को देते हैं। तो ये वजह ये कि जाहिर है वो प्रोडक्शन आपकी वो बात है ना, ये बात ज़रूर है कि पास बिजली की आपकी मकदार तो बहुत वाफिर हो गई, बिजली बंद नहीं हो गई आपकी। बिजली तो बंद नहीं होगी, उससे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कारनामा है। कराची की हद तक और फिर पूरे मुल्क की हद तक भी कुछ कुछ। लेकिन इसमें हुकूमत 50 मेगावाट नहीं, पहले भी हम सरप्लस में थे, ये बात नहीं है। बिजली तो हमारे पास सरप्लस थी, लेकिन हमारे पास हाई टेंशन लाइन नहीं थी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। अब ये कहते हैं कि हमने हाई टेंशन लाइन अलग बना दी, जो हमारे जो गुफ्तगू हुई है उनसे मेंबर पावर से एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। जी, तो वो कहते हैं सईदुर रहमान साहब बता रहे थे उसे। हाँ, सईदुर रहमान साहब ने फरमाया, उनका शुक्रिया भी आया है उनका चेयरमैन साहब का कि भाई आपने बहुत अच्छा कवरेज दी हमें। तो हमको कोई शुक्रिया की बात नहीं है, वो उसके हकदार हैं जी। इसलिए कि ये लोग जो नेक लोग होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, हमारा चैनल तो उसके लिए हाजिर है भाई, हर वक्त हाजिर है। बिल्कुल। तो और हम दुआ को हैं कि ये जो दूसरा अभी K3 मुकम्मल होने के बाद में बिजली की तो मामला ख़त्म हो जाएगा। जो जितनी भी ज़रूरियात आपकी हैं जी, जो भी आपको ज़रूरत होगी, आपके जो आपको प्रोजेक्ट लगाने हैं CPEC के हवाले से, वो खूब लगाओ और चलाओ। बिल्कुल ठीक और है। बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आखिरी 30 सेकंड है, अब ये बताएं कि ये अब इस्टेब्लिशमेंट को अब कुछ ना कुछ फैसले जैन साहब मेरे ख्याल में उन्होंने ले लिए हैं, आवाम के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। देखिए बुनियादी बात ये है, बेसिकली एक तो PDM का बिखरना बताते खुद एक अच्छी वो तो ठीक हो गया बिल्कुल। तो भाई देखिए, अगर आप मारा कुटी करते तो वो मामला ठीक नहीं था। तो दे हैव मैनेज वाइजली जी। और उसमें उन्होंने ये किया कि भाई ज़रदारी ने अच्छा काम किया। ज़रदारी ने कहा भाई आपको हमेशा आप हमें बेवकूफ़ बनाते हो, अभी तुम बेवकूफ़ बनो। हाँ, उन्होंने अपने सारे वोट ले लिए। देखिए ना कितनी बेइज्जती मुस्लिम लीग के लोगों और ख़ुसूसन बड़े लोगों में उनसे कहना चाहता हूँ कि तुमसे भुट्टो जिंदा के नारे लगा लिए, पीपल पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवा लिए, तुमसे वोट ले लिया मैंने इसको यूसुफ रज़ा गिलाने के लिए, और फिर तुम्हें हरी झंडी दिखा दी। अब तुमसे बड़ा कितना बड़ा सियासतदान तुम्हारे पास कौन होगा? मेरे साहब नवाबजादा नसरुल्लाह की रूह खुश हुई होगी, क्योंकि सियासतदान का अब सियासतदान से टकराव हुआ ना एक ताजिर का। वो बेचारे तो धोखा खा गया था ना, लेकिन अब सियासतदान ने उनका इंतकाम ले लिया। हाँ, ले लिया। जी, बस खत्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।